सुकै मैले जिया ले, हाँ काम सिल्ड है। हाँ क्या होता है, ए कभी घूमने वूमने चला जाता है, ठीक, और सी को देख लेता है, ठीक है। अब मूड बना लेता है कि सी को क्या करना है, हमको अपने पास रखना है, सी को हमको चाहिए, ठीक। अब क्या करता है, तब ये आता है लड़ाई करने के लिए और मिलते हैं सब लोग, भिड़ते हैं, क्या होते हैं, भिड़ते हैं, ए और बी भिड़ते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हों, मस्त हों और पढ़ाई में व्यस्त हों। तो डियर स्टूडेंट, आज की टॉपिक है, जो बची हुई टॉपिक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स, ये सब अपक्रियाएं हम क्या करेंगे, आज की ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा, ताकि इस वीडियो में क्या क्या बातें हैं उन सब का आप लोग आनंद उठा सकेंगे, ठीक। तो धैर्य बनाकर बने रहिएगा, चिंता मत करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहली रिएक्शन है। इसके पहले वाले वीडियो में अगर बात किया जाए तो संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, संयोजन और वियोजन अपक्रियाएं कवर कर दिया गया है, ठीक। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया जाएगा, जाइए और क्लिक करके उसको देखकर तब आगे बढ़िए, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें, ठीक, एक दूसरे को रिलेट कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी टॉपिक और देख लीजिए, ठीक है। क्या होता है, एक छोटी सी टॉपिक और देख लीजिए, क्योंकि उसका आगे यूज मिलेगा, ठीक। एक आप लोगों को बता रहे हैं ट्रिक, क्या है ये, और कमेंट करके ये बताइएगा कि यह जो ट्रिक है वह कैसी लगी, ठीक। एक गाना ट्रेंडिंग में चलता है, क्या है, आप लोग तो सुने ही होंगे, काम डाउन पोसो कै, उसी के आधार पर भी हम ट्रिक बनाए, पोसो कै मैले, पोसो कै मैले जिया ले, पोसो कै मैले जिया ले, हाँ काम सिल्ड है। देखिए ये क्या है, ये क्या है, कहोगे कि सर जी ये है क्या भाई, ये लिख दिए, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सी भाषा हो गई। तो चिंता मत करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप लोग सीख पाएंगे, ठीक। एक गाना है, अभी हम याद दिलाएं, कौन सा, बेबी काम डाउन, ये आप लोग तो ट्रेंडिंग में चल रहा होगा, क्या है, शॉर्ट वीडियो में देखते ही होंगे कि काम डाउन, ठीक। कुछ इसी के ही आधार पर एक आप लोग याद करिए, ठीक, पोसो कै मैले जिया ले, हाँ काम सिल्ड है, हाँ काम सिल्ड है, पोसो कै मैले जिया ले, हाँ काम सिल्ड है, हाँ काम सिल्ड है, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये पो से क्या होता है, पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सो से है सोडियम, क्या है, सोडियम, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे है कैल्शियम, Ca, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। मै से हो गया मैग्नीशियम, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। एले से हो गया एल्यूमिनियम, क्या, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक। जी से जिंक, Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक, जी या नहीं आ है, जी आ, ठीक। आ से हो गया आयरन, आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ले से हो गया लेड, क्या, लेड, लेड को हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। हा से हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे, H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। का से हो गया क्या,
कापर, कापर को हम सी से Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। म से मरकरी, मरकरी Hg, मरकरी। सी से सिल्वर Ag। अब गोल्ड का लास्ट वाला, ठीक, ये हो गया Au, ठीक है। अब कहोगे कि ये सब क्या है, ये अवार्ड वार्ड क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा। पोसो कह मयले जियाले हाँ काम सिल्ड, हाँ काम सिल्ड। पोसो कह मयले जियाले हाँ काम सिल्ड, ठीक। ये पता है क्या है, ये हाई रिएक्टिव तत्व से कम रिएक्टिव तत्व की सारणी है। कहोगी अच्छा सर जी, बिल्कुल ये हाई रिएक्टिव तत्व है। इधर क्या है, हाई रिएक्टिव तत्व है, हाई रिएक्टिव तत्व, और इधर है लो रिएक्टिव तत्व, ठीक। हाई उच्च अभिक्रियाशील तत्व, और इधर हो गया लो रिएक्टिव यानी कि कम अभिक्रियाशील तत्व। इधर से इधर की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से किधर, राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हाई से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लो की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा उपयोग हम क्या है डिस्प्लेसमेंट में बता दे रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें क्या होता है कि हाई रिएक्टिव तत्व है, हाई रिएक्टिव तत्व है, कम रिएक्टिव तत्व को विस्थापित कर देगा, क्या कर देगा, हटा देगा, समझिए ना। क्या होता है, हाई रिएक्टिव तत्व है, कम रिएक्टिव तत्व को हटा देगा, ठीक, और उसकी जगह ले लेगा, और उसकी क्या कर लेगा, जगह ले लेगा, ठीक। इसको और भी बेहतर तरीके से समझेंगे, चिंता मत करिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व की बात किया जाए तो क्या है, पोटेशियम है, और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व की बात किया जाए तो क्या है, क्या कहते हैं उसको, सोना है, क्या है, सोना बाबू, सोना बाबू, ठीक, सोना है, समझिए ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, किस पर, विस्थापन रिएक्शन पर, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया पर, है ना। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोसो कै मयले जियाले हाँ काम सिल्ड, हाँ काम सिल्ड। देखिए समझिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मान लेते हैं ए नाम का कोई राजा है, क्या है, ए नाम का कोई राजा है। आप लोग आए दिन कहानियां सुनते होंगे, मूवी वगैरह भी देखते होंगे, ठीक, कि क्रूर राजा आता है, शक्तिशाली होता है, वो क्या करता है, दूसरे का हड़प लेता है, वहाँ के राजा को भगा हुआ देता है। तो कुछ ऐसा ही समझिए, ए नाम का कोई राजा है, अब क्या करता है, ये क्रूर है और अधिक शक्तिशाली है, क्या है, अधिक शक्तिशाली है, अभिक्रियाशील है, ठीक। अब क्या होता है कि ये बी और सी, बी और सी ये अकेला है, ये क्या है, बी और सी। इसमें बी राजा है, बी क्या है, शांत प्रिय और थोड़ा सा कमजोर राजा है, ठीक। और ये जो सी है उसकी वेरी ब्यूटीफुल रानी है, क्या है, रानी है, ठीक है। अब क्या करता है, ये कभी जाता है उसकी एरिया की तरफ, बी की एरिया की तरफ, क्षेत्र की तरफ घूमने जाता है, और एक्सीडेंटली, ठीक है, सी को देख लेता है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, क्या होता है, ए कभी घूमने वूमने चला जाता है, ठीक, और सी को देख लेता है, ठीक है। अब मूड बना लेता है कि सी को क्या करना है, हमको अपने पास रखना है, सी को हमको चाहिए, ठीक। अब क्या करता है, तब ये आता है लड़ाई करने के लिए, और मिलते हैं सब लोग, भिड़ते हैं, क्या होते हैं, भिड़ते हैं, ए और बी भिड़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए जब भिड़ेंगे तो उसका कुछ परिणाम तो आएगा ही ना, उसका परिणाम आएगा ही। आप लोग बताएं, ए शक्तिशाली और कमजोर क्या है, क्रूर राजा, ठीक। अब ए क्या करता है,
बी को हटा देता है, बी को क्या करता है, हटा देता है और इसकी रानी के साथ यानी कि सी के साथ रहने लगता है। बी को हटा देता है और सी के साथ रहने लगता है। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यही रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कि एक हाई रिएक्टिव तत्व है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है, ठीक, उदाहरण के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए आपका है सोडियम, क्या है, सोडियम प्लस CaSO4, सोडियम प्लस CaSO4। अभी हम पोषो का है, पहला नंबर पोटेशियम, दूसरा नंबर सोडियम, यानी कि सोडियम यहाँ पर, फिर से बाद कैल्शियम, ये हाई रिएक्टिव तत्व है कैल्शियम की अपेक्षा। ठीक, तो क्या करेगा, सोडियम कैल्शियम को भगा देगा, हटा देगा, उसकी जगह ले लेगा। यानी कि सोडियम जब उसकी जगह ले ले रहा है तो ये हो जाएगा Na2, ये हो जाएगा SO4 प्लस C, ये क्या होगा, बेचारा मरेला सा अलग हो जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि इसके थ्रू आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। देखिए, वह रिएक्शन, क्या, वह रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व या पदार्थ, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व या पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेते हैं। समझिए ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, मुझे लगता है कि उदाहरण के थ्रू आप लोग क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब इसको हम संतुलित कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ 2 बढ़ा देते हैं, संतुलित हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कैल्शियम प्लस CuSO4 हो गया, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम प्लस CuSO4। कैल्शियम तीसरे नंबर पे है, Cu क्या है, लास्ट में, काम शील्ड के, ठीक है, बगल में। तो कैल्शियम क्या करेगा, Cu को हटा देगा। किसको हटाएगा, Cu को हटाएगा, तो ये आ जाएगा कैल्शियम SO4 प्लस Cu, बेचारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक आध एग्जाम्पल और भी समझिए। जैसे मान लीजिए जिंक है Zn प्लस CuSO4, CuSO4, इसमें क्या होगा, जिंक, जिंक कॉपर से पहले है, कॉपर से पहले होगा साड़ी में, तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा कि भैया तुम साइड हो जाओ, अब हमको रहने दो इनके साथ। ठीक है, रानी के साथ हमको रहने दो। जिंक SO4 सल्फेट प्लस Cu, बेचारा अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग इन सब अभिक्रिया के थ्रू समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलिए और भी बढ़ते हैं। ठीक, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, इरेज करें ना। जैसे सोडियम प्लस HCl, सोडियम प्लस HCl, तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 बन जाएगा। H2 गैस है तो ऊपर कर जाएगा। ठीक है, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील, हाइड्रोजन एकदम लास्ट में, हाँ कामशील्ड है ना, हाँ कामशील्ड, लास्ट से 5वें नंबर पर हाइड्रोजन है, इस वजह से सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो ये हो जाता है आपका अभिक्रिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करिए, 2 बढ़ा दिए, यहाँ पर 2 बढ़ाइए, यहाँ पर 2 बढ़ाइए, यह हो गया आपका संतुलित। ठीक, आगे बढ़ें। तो आगे देख लीजिए क्या होगा, एक आध एग्जाम्पल और देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही है कि नहीं।
ठीक, देखिए जिंक प्लस KCl, KCl कहोगे दर्जे Cl, नहीं यहाँ KCl है ना। ये बताइए क्या होगा, जिंक पोटेशियम को विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा? अगर विस्थापित करेगा तो कौन सा समीकरण बनेगा, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसको कमेंट करके बताइएगा। एक आध एग्जाम्पल और दे रहे हैं, CaCu प्लस ZnSO4, ये बताइएगा क्या बनेगा। ठीक, ये अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, या अगर होगा तो क्या बनेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एक आध और दे रहे हैं आप लोगों को, Ag प्लस NaCl, ये बताइएगा क्या बनेगा। एकदम सिंपल सिंपल सा दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक, और इसको हल करिएगा, जरूर करिएगा, समझिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल 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 डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन तो अभिक्रिया आप लोग समझ गए ना। द्विविस्थापन में क्या होता है, थोड़ी सी चेंज आ जाता है, क्या कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट देखिए, मान लीजिए AB, ठीक, क्या है AB प्लस CD, AB प्लस CD। यहाँ पर क्या है, आप लोग साउथ वगैरह की मूवी देखते होंगे। ठीक, ये हो गया मूवी का हीरो A, हीरो, ठीक है, ये उसकी सिस्टर है, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर है, ये है हीरोइन वहाँ की, क्या सॉरी, ये है हीरोइन, डी क्या है, उस मूवी की हीरोइन है, और ये क्या है, हीरोइन का भाई है, ये दोनों एक साथ हैं। ठीक, अब क्या होता है, आप लोग तो जानते हैं कि कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है, हीरो हीरोइन का के साथ लव कर लेता है, फिर इसके बाद क्या होता है कि हीरोइन का भाई हीरो के बहन से लव कर लेता है ना। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर ए किसके साथ, ए डी के साथ रह लेगा, किसके साथ, ए डी के साथ रह लेगा, और बी किसके साथ, सी के साथ रह लेगा। यानी कि क्या हो रहा है, लेन देन हो जा रहा है। ठीक, यानी कि ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस क्या, बी सी, समझिए कि नहीं समझे। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे का अदला बदली कर ले रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का अदला बदली कर ले रहे हैं स्थान का। ठीक, इसी को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, समझिए ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू और भी समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl, NaCl, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, जानते हैं आप लोग, क्या बनेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CaCl2 बनेगा। देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, ये इसके साथ आ जा गया और ये इसके साथ आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, सोडियम कार्बोनेट के साथ आ गया, और क्या है, कैल्शियम क्लोरीन के साथ आ गया। तो यहाँ क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, और लबड़ बड़ा कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, लबड़ बना रहा है। ठीक, और भी समझिए इसको, और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए जैसे MgO प्लस H2SO4, H2SO4 क्या हो जाएगा, देखिए MgO H2SO4, यहाँ पर होगा Mg
SO4 प्लस और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ रह लेगा और ये इसके साथ रह लेगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि इन सब 2-3 समीकरण में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी समझते हैं। इसको इरेज करें, बिल्कुल। AlCl3 प्लस NaOH, AlCl3 प्लस NaOH, यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, NaCl बनेगा प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, OH थ्राइस बनेगा। हो गया ना, एक दूसरे का स्थान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एल्यूमिनियम इसके साथ आ जा रहा है, सोडियम इसके साथ आ जा रहा है। हो गया ना, एल्यूमिनियम इसके साथ हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक, मुझे लगता है कि आप लोग क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 3 बढ़ा लेते हैं, यहाँ 3 बढ़ा लेते हैं, ये आपका अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे आसान तरीके से और कोई नहीं बताएगा। इसी बात पर आप लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करिए और कम से कम क्या है, 300-400 लोगों में शेयर करिए आप अपने यार दोस्तों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट ही है। देखिए क्या होगा, आगे की जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। देखिए, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन के अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या होता है, मतलब उपचयन, उप मतलब ऊपर से आने वाला, चयन, समझिए ना, चयन किया गया। ठीक है, यहाँ ये समझिए, उपचयन का मतलब ये है कि क्या हो रहा है, ऊपर से आने वाला। क्या, ऊपर से आने वाला। अब कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उपचयन जो अभिक्रिया होती है, इन दोनों को अलग अलग करके पढ़े तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होगी। हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होती है। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्यागता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, या पदार्थ से हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या पदार्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। ठीक, एक बार फिर से, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, या पदार्थ से हाइड्रोजन की कमी होगी, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। जैसे देखिए, Cu प्लस O2, ये क्या बनेगा, CuO बनेगा। क्या बनेगा, CuO। अब यहाँ ऑक्सीजन था, नहीं था, ऑक्सीजन के साथ मिला तो इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन गेन कर लिया। ऑक्सीजन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगी,
उपचयन अभिक्रिया, उपचयन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी। ठीक, और समझिए जैसे Na+HCl, Na+HCl, अब देखिए क्या होगा, NaCl प्लस H2 हट जाएगा, H2 हट जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, Cl से इसको देखिए, Cl के साथ कौन आ रहा है, Na आ जा रहा है ना, हाइड्रोजन गायब हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, गायब। यानी कि Cl के साथ HCl में Cl के साथ Na आया, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई, हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक, इसी वजह से ये हो जाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाता है, उपचयन अभिक्रिया। और भी देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागेगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, यही सोडियम है, क्या है, सोडियम है, तो क्या होता है, Na+ क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, Na+ होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तब ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं, उदासीन बनाते हैं, यानी कि तत्व उदासीन हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है, और इसको और भी समझिए, जैसे Mg+, ये क्या हो जाएगा, Mg दो ठो नेगेटिव प्लस दो ठो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये आपका क्या हो गया, Mg उदासीन हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक, समझ गए कि नहीं समझे, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा, कम समझे कि नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो बता दीजिएगा, एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अब उपचयन तो देख लिए ना, ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे हो रही है, हाइड्रोजन की कमी कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो रही है। ठीक, देखिए दूसरा क्या है, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया। क्या, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। देखिए रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की सेम उसी का उल्टा, ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होगी इसमें, और हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन करेगा, यानी कि ग्रहण करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक, क्या होता है, अगर बात किया जाए H2O, क्या, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं, विद्युत क्या करवाते हैं, अपघटन करवाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या बन रहा है, H2+O2 बनेगा, H2+ क्या बन रहा है, O2 बनेगा। ठीक, तो यहाँ से ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, हाइड्रोजन के साथ था ना ऑक्सीजन, अब विद्युत अपघटन करवाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, यहाँ से क्या हो गया, साइड हो गया बेचारा। ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसी वजह से यह कौन सा अभिक्रिया होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिए +C, ये क्या बनेगा जानते हैं, जिंक ऑक्साइड +C कार्बन। ठीक है, यहाँ पर जिंक अलग हो जाएगा, +CO बनेगा, क्या बनेगा, CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, Zn के साथ ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, CuO + H2O क्या बनेगा जानते हैं आप लोग, हाइड्रोजन कॉपर को विस्थापित कर देगा, बताया गया ना इसके पहले वाला रूल, तो ये हो जाएगा H2O + Cu, कॉपर को विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जल और क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। और समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, Na+, E इलेक्ट्रॉन नेगेटिव,
तो ये क्या हो जाएगा, Na क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक, अब यही समझ लीजिए Mg प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो या इलेक्ट्रॉन गेन हो, तब हम उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए आगे अगर बढ़ा जाए तो यहीं से समझ लेते हैं अपचायक और उपचायक के बारे में, अपचायक और उपचायक के बारे में समझ लेते हैं। यही थोड़ा समझ लेते हैं किसके बारे में, ऑक्सीकारक ठीक तथा अपचायक के बारे में, ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बारे में। ऑक्सीडेसिंग क्या होता है, ऑक्सीकारक है कि पदार्थ अभिक्रिया में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे I नेगेटिव प्लस Cl2, I नेगेटिव प्लस क्या होगा, Cl2, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव प्लस और क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, H नेगेटिव प्लस Cl2 और ये क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव प्लस H2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ये हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि ऑक्सीकारक हो जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, अपचायक लेते हैं, क्या I2 प्लस Cl निकल हो जाएगा, Cl2 प्लस I नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसीलिए ये क्या हो जा रहा है, Cl ट्वाइस हो जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और भी समझ लीजिए, H2 प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 प्लस H नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसलिए Cl2 हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपचायक अभिक्रिया। एक बार फिर समझिए, ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, और अपचायक में पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रिएक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रिएक्शन जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना लीजिए आप लोग। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इसमें अब तक इसके पहले आप लोगों को अपचयन उपचयन बताया है ना, अपचयन उपचयन, जब दोनों एक ही समीकरण में दोनों अभिक्रियाएं हो रही हो, अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक, जैसे देखिए क्या हो जाएगा, जिंक प्लस CuSO4, जिंक प्लस CuSO4, ये क्या होगा, Cu को विस्थापित करेगा, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट SO4 प्लस Cu।
अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके साथ नहीं है, ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो इसके साथ क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। ऑक्सीजन का यहाँ पर वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था Cu के साथ, अब ये क्या होता है, यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। तो ये ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर उपचयन तथा अपचयन दोनों होते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी पॉजिटिव था जिंक, ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ले दे करके साझा करता है ना, तो जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक का क्या होगा, निकल जाएगा, SO4 के साथ साझा करेगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। क्या कर रहा है, त्याग रहा है। ठीक है, उपचयन में जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है, अब देखिए अपचयन में Cu क्या कर रहा है, Cu यहाँ से Cu इसके पहले था ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पहले था, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसी वजह से ये क्या बन गया, Cu बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये हो गया Cu हो गया। ठीक, अब अगर बात किया जाए ये प्रक्रिया अगर प्रयोग में, तो Zn जो है वह कहाँ होता है, एनोड पर होगा, और Cu कहाँ पर आएगा, कैथोड पर आ जाता है। ठीक, कुछ इसी तरीके से अभिक्रियाएं और भी देख लेते हैं, मिटाएं इसको, बिल्कुल, जैसे सोडियम Na प्लस H2SO4, Na प्लस H2SO4, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा NaSO4 प्लस H2 गैस मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सोडियम के साथ ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, लेकिन अभिक्रिया क्या, यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन अभिक्रिया करेगा तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना, ऑक्सीजन गेन कर रहा है सोडियम। ठीक, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन, उपचयन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन के पास क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन बदवा में क्या कर दिया, ये अकेला बच गया बेचारा, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसलिए ये अभिक्रिया क्या हो गई, अपचयन होगा, अपचयन। ठीक है, रिड्यूसिंग होगा। ठीक, तो इस तरीके से, और यहाँ से इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन था, क्या था, हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग हो गई, क्या हो गई, कमी हो गई, इसी वजह से यह क्या होगा, फिर उपचयन होगा। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ बदल गया, अपचयन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया क्या हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। उष्मा छेपी समझिए इसको, उष्मा छेप मतलब फेंकने वाला है, मतलब निकालने वाला, क्या, उष्मा निकालने वाला। ठीक है, आए दिन आप लोग देखते होंगे। ठीक, उष्मा कौन कौन सी अभिक्रिया बताइए, या कुछ इस तरह से बताइए, एक्सपेरिमेंट बताइए कि जिसमें उष्मा निकलती हो। ठीक, जैसे आप लोग बता रहे हैं, जब आप कपड़ा धुलने जाते हैं ना, सरफ लेकर के हाथ में लीजिए सरफ और उसको पानी में डालिए। ठीक, जैसे सरफ पानी के साथ घुलना शुरू होगा, आप देखेंगे कि आपके हाथ में हल्का हल्का क्या होगा, गर्म महसूस होगा। क्या होगा, गर्म महसूस होगा। उसी स्थिति में भी उष्मा निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया। और सुनिए, एक राज की और भी बात बता रहे हैं आप लोगों को।
पता है क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं ना, श्वसन कर रहे हैं, तो इस बीच जब सांस छोड़ते हैं, क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस के साथ भी क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। इसका आप लोग एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाएंगे, अनुभव कैसे करेंगे? ठंडी के समय में जब बहुत तेज पाला पड़ता है तो हाथ रगड़ते हैं, ठीक, ठंडा हो जाता है, रगड़ते हैं तब भी नहीं गर्म होता है, तो कभी कभी आप मुंह के पास ले जा करके भाप मारते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक, कि क्या है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, उसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात क्या निकलता हो, ऊष्मा निकलती हो। क्या निकलती हो, ऊष्मा निकलती हो, उसी को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ समीकरण समझते हैं। ठीक, समीकरण में क्या है, अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि क्या, सरफ क्या, सरफ Na2 सोडियम कार्बोनेट CO3 Na2CO3 प्लस H2O, जल मिलाते हैं तो जानते हैं क्या होता है, सोडियम यही बनेगा, सोडियम CO3 इंटू 10H2O प्लस, और क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा, कुछ हीट निकलती है। ठीक है, और सुनिए, जब क्या करते हैं आप, अलग अलग प्रकार से खाना भोजन करते हैं, पेट के अंदर जाता है, फिर इसके बाद क्या है, वो अलग अलग फैक्टर में टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है, और इसके बाद ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, जानते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको संतुलित कर देते हैं, +10 यहाँ बढ़ा दिए, हो गया। ठीक, क्या मिलता है जानते हैं, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लस जब आप हवा मारते हैं अपने हाथ पर तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बूंदें भी निकल जाती हैं। ठीक है, यानी कि जलवाष्प निकलती हैं, प्लस और क्या निकलता है उसके साथ, ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकलती है। ठीक, आप देखेंगे कि क्या है, मीथेन गैस का उपयोग तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं आप लोगों को, मीथेन गैस को जब हम जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, यानी कि खुले वातावरण में जलाते हैं तो जानते हैं क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, प्लस और क्या बनता है, जलवाष्प बनता है, प्लस और क्या निकलता है, ऊष्मा तो निकलती ही है, बिल्कुल निकलती है। ठीक, और इसके बाद इसको अगर संतुलित करने की बात किया जाए, 2 3 यहाँ 2 बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 बढ़ा दीजिए, हो गया आपका ये संतुलित। और इसकी अगर बात किया जाए तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 6 बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर भी 6 बढ़ा देते हैं, 6 दूनी 12, 12 6 18, और यहाँ पर भी 6 बढ़ा देते हैं, 6 दूनी 12, 12 6 18, हो गया आपका संतुलित, हो गया। ठीक, और भी कुछ ध्यान दीजिएगा, और क्या होता है, सल्फर को, किसको, सल्फर को जब हम हाथ में ले करके उसमें थोड़ी सी पानी की बूंद डाल दें ना, और उसको इस तरह से रगड़ें तो हथेली जलने लगेगी, अगर जल्दी से ना धुलें तो बहुत तेज जलने लगती है। ठीक है, उस स्थिति में भी क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंडोथर्मिक की तरफ। एंडोथर्मिक क्या होता है, और एक बात पता है आप लोगों को, राज की बात बताएं, क्या जानते हैं, एक्सोथर्मिक में क्या है, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, जो क्या एटॉमिक बम बनता है, हाइड्रोजन बम या परमाणु बम जो बनता है, पता है। ऊष्माक्षेपी में एक और राज की बात बताएं, ये किसी को नहीं पता है, जानते हैं, 1H2 + 1H2 हाइड्रोजन मिलते हैं, जानते क्या बनता है, 1H3 बनता है, प्लस एक प्रोटियम यानी प्रोटॉन मिलता है, प्लस क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है। ये जानते कितना ऊष्मा निकलती है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊष्मा निकलती है। 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊष्मा मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, समझिए कई गांवों को समाप्त कर देने की ऊष्मा निकलती है, इतनी ज़्यादा है।
अगर बिजली की बात किया जाए तो कई गाँवों को बिजली चलाने के लिए ऊष्मा निकलेगी। 2 हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो अब समझिए कितनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती होगी। ठीक है, और ये अगला टॉपिक है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ऊष्माशोषी, इसमें ऊष्माशोषी शोषण करने वाला, जैसे आप लोगों को क्या है इसके पहले वाला वियोजन में बताए हैं CaCO3 किसके साथ प्लस ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये किस में टूटता है, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और सुनिए HGO है, इसको हम जब ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो जानते हैं किस में टूटता है, Hg प्लस O2 में टूट जाता है। ठीक, और सुनिए AgCl को हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, यानी कि ऊष्मा ही देते हैं, तो ये जानते हैं किस में टूटता है, ये टूटता है Ag प्लस Cl2 में टूटता है। तो ये सब क्या है, ऊष्माशोषी के ही उदाहरण हैं। ठीक, और एक बात राज की बता रहे हैं आप लोगों को, प्रकाश संश्लेषण जो है, क्या प्रकाश संश्लेषण जो है वह भी ऊष्माशोषी का ही उदाहरण है। क्या प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी का ही उदाहरण है। ठीक, कोरोजन, संक्षारण, कोरोजन, देखिए संक्षारण क्या होता है, आप लोग तो देखे ही होंगे कि जैसे लोहा खुले वातावरण में रख देते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। कापर वगैरह रख देते हैं, कापर मतलब तांबे की बनी हुई वस्तु, तार वगैरह रख देते हैं या एल्युमिनियम रख देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, उसमें कार्बन लग जाता है और वो यानी कि कुछ इस तरह से मटमले जैसा फफूंद जैसा पदार्थ लग जाता है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। यानी कि मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या है, खुले वातावरण के संपर्क में आ करके वो धीरे धीरे उसके साथ अपक्रिया कर नष्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। ठीक, संक्षारण प्रक्रिया क्या होती है, खुले वातावरण में रखे पदार्थ क्या है, वायु के साथ या नमी के साथ अपक्रिया कर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे खुले वातावरण में हम किसको रख देते हैं, Fe को रखते हैं, लोहा को रखते हैं, तो ये जल के साथ अपक्रिया करता है नमी के साथ, तो जल्दी ये बन जाता है Fe2O3 प्लस हाइड्रोजनवा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग संक्षारण भी क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब इसके बाद और क्या बन जाता है, विकृति गंधिता। क्या है, विकृति गंधिता, अगली जो टॉपिक है विकृति गंधिता। गंधिता ये क्या होता है, रेंसिडिटी, ये क्या होता है, विकृति गंधिता। आप लोग देखे होंगे मतलब क्या, जब खाना वगैरह बच जाता है तो कुछ देर तक रख देते हैं, या ज़्यादा उष्मा पाया जाता है गर्मी के समय में, खाना वगैरह रख देते हैं, सुबह का शाम को बदबू देने लगता है ना, पूड़ी उड़ी तैली पदार्थ रख देते हैं तो वो क्या होता है, बदबू देने लगता है ना, कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, जब तैली पदार्थ आप कई दिन तक रख देते हैं तो उसमें से क्या होता है, अजीब प्रकार की स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है। ठीक है, वो गंध क्यों आती है, क्योंकि वो सड़ने लगता है। क्या करने लगता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है। ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं विकृति गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता, यानी कि उसकी गंध जो है सुगंध ना होकर के बल्कि क्या है, दुर्गंध के रूप में आ रही है, इसी को हम बोलते हैं विकृति गंधिता। ठीक, अब इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके देख लीजिए, संक्षारण हो गया, विकृति गंधिता हो गया। ठीक, संक्षारण को अगर बचाना है पदार्थों को तो उसके ऊपर क्या करिए, पेंट करके लगा कर रखिए, ग्रीसिंग करके रखिए। ठीक है, उसकी साफ सफाई करिए, संक्षारण से बचने का उपाय। ठीक, और विकृति गंधिता का बचने का उपाय क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि पैकेट वगैरह जो बंद सामान आती है बाहर से सप्लाई होकर के,
तो उसमें चिप्स वगैरह देखिए, उसमें थोड़ी सी चिप्स रहती है, बाकी ढेर सारा क्या होता है, वो भरा रहता है, क्या कहते हैं उसको, गैस भरी रहती है। अब वो गैस जानते हैं कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वह वस्तुओं को खराब होने से बचाती है, कुछ ज़्यादातर उसकी लाइफ बनती है, रखती है, ठीक है। अब अगर भोजन वगैरह है, इन सब को बचाना है तो आप किस में रखते हैं? फ्रीज में रख देते हैं। तो यानी कि फ्रीजर में रख देना ही, ठीक है, विकृत गंधता से बचाने का उपाय होता है, ठीक। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, क्या है, सैनिटाइज कर लेंगे, क्या कहते हैं, प्रिजर्व कर लेंगे इन सब सामानों को, ठीक है, संक्षारण के थ्रू या विकृति गंधता के थ्रू, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।